अपना परिचय बताने का। मैं पुष्पा सिंह आजमगढ़ से मेहनगर से हूँ। मैं एक विद्यालय भी चलाती हूँ और विद्यालय की प्रधानाचार्य भी हूँ। और मैं चूँकि शिक्षा विभाग से हूँ, मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति इतनी अच्छी लगी कि मैं समाजवाद पार्टी के हर पहलू पे बहुत विशेष ध्यान देती हूँ। तो क्या कहेंगी, जो ये चुनाव है किन मुद्दों को लेकर जनता पब्लिक वोट देने के लिए सोच रही है? ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए है। महिला के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारी आबादी 50% है और 50% लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति इतनी अच्छी है, शिक्षा के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और चूँकि मैं शिक्षा लाइन से ही हूँ, इसलिए मैं निःशुल्क बच्चों को जगह जगह विद्यालय खोल करके उनको समाज से जोड़ने का काम करती हूँ, क्योंकि मेरा देश तभी विकास करेगा जब हमारी आधी आबादी शिक्षा से जुड़ी रहेगी, शिक्षा से संतुष्ट रहेगी। और अगर शिक्षा सुधरा तो मेरा समाज अपने आप सुधर जाएगा। और भागीदारी जहाँ तक रही, हम क्षत्रिय समाज से हैं और 50% भागीदारी हमारी समाजवादी पार्टी के साथ है। पुष्पा सिंह, हमको ये बताइए कि जहाँ तक ये पीडीए की बात हो रही है, तो जो महिलाएं हैं, आधी आबादी कहा जाता है, ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं, किस मूड में हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए? लोकसभा चुनाव को देख के हमारा समीकरण इतना अच्छा बन चुका है कि सत्ता में महिलाओं का कहाँ कहाँ सुनवाई हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। आज भी 40% आबादी हमारी बहुत गरीब है, जहाँ महिलाओं के लिए कोई न विद्यालय है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई व्यवस्था है। तो 50% जो मेरी आबादी महिलाओं की है, वो इतना समझ चुकी है कि नहीं, मुझे अगर अच्छा नेता मिलेगा, अच्छा सरकार मिलेगा, तो हम अपनी नीतियों को बढ़ा सकते हैं, अपने देश को विकास के रास्ते पे ला सकते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के जिला सचिव योगेंद्र चौहान भी हमसे जुड़े हुए हैं। योगेंद्र चौहान जी, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग आजमगढ़ में किस प्रकार से तैयारी है आपके मेहनगर क्षेत्र में। इस बार हम आपको बता दें कि हम ज़मीनी नेता हैं, हर बार अपने समाज के बीच जाता हूं, लेकिन इस बार जो लोगों का विचार मिला है, हमें आश्वासन मिल रहा है। गांव-गांव जा रहे हैं। पहले हम लोग जाते थे तो गांव की आधी जनता कहती कि हम बीजेपी को देंगे, इनके देंगे, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं तो गांव में, हर गांव में इक्का दुक्का लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। शेष हम देख रहे हैं मेहनगर में 90% वोट समाजवादी पार्टी को पड़ने जा रहा है। 90% किसका? चौहान समाज का 90% वोट। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, एक बताइए। देखिए आपसे बता दूं, लोकसभा सदर में हमारा 2 लाख वोट है। 5 विधानसभा में चौहानों का 2 लाख वोट है, 2 लाख वोटर हैं। और इस बार 90% हमारे चौहान समाज के वोटर माननीय धर्मेंद्र जी को वोटिंग कर रहे हैं। कैसे जा रहे हैं धर्मेंद्र जी के साथ, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्या पब्लिक में समझा रहे हैं आप लोग चौहान समाज में? देखिए, पहली बात तो अगले बार भले धर्मेंद्र जी चुनाव हारे हों, लेकिन उन्होंने जो सीख हम लोग को दिया, हारा हुआ प्रत्याशी 1 हफ्ते हम लोग के बीच में रहा, दुख सुख लिया और लोगों से मिला, कहा कि आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं पुनः आऊँगा, आप लोगों को दूसरा मौका दूंगा। इसी धर्मेंद्र जी की बात पर इस हमारे समाज के लोगों को पूरा विश्वास है कि धर्मेंद्र जी चुनाव जीतेंगे, और जीतेंगे तो हम लोग 5 साल हम लोग के बीच रहेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। ये उनके कार्यशैली से लग रहा है कि वो हम लोग के बीच जरूर अपना पूरा समय बिताएंगे। भाजपा के भी कुछ चौहान समाज के नेता हैं और वो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं, चौहान समाज हमारे तरफ जा रहा है, हम योजनाओं का लाभ दिलाए हैं, इन मुद्दों को लेकर हमारे पक्ष में जाएगा। तो किस प्रकार चौहान समाज को आप लोग समझाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, कहना नहीं चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीजेपी में वही लोग हैं चौहान समाज के इक्का दुक्का, जिनको न तो किसी एजेंडा की जानकारी है और उनको खुद नहीं ज्ञान है कि हम चौहान समाज पिछड़े समाज के हैं। इस बार की जो लड़ाई है, आरक्षण और संविधान की लड़ाई है, इसमें तो उन लोग को बीजेपी छोड़कर हम लोग के साथ आ जाना चाहिए। और मैं बता दूं, इस बीच कई कार्यकर्ता, महिला सभा की कार्यकर्ता हम लोग के साथ अभी आई है। ये सुषमा चौहान जी है, जो रामपुर की धरती से है, जो अगले बार बीजेपी में वो वोट की थी, लेकिन उनको भी भनक लगी
कि इस बार हमारे संविधान और आरक्षण बदलने की तैयारी हो रही है। वो अभी हमारे साथ प्रचार में लगी हुई हैं 2 महीने से। और यहीं बगल में एक पूनम आशा हैं सर्रा से, उनको भी भनक लग गई है क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिला है। उनको भी एहसास हो गया कि कहीं न कहीं बीजेपी हमारा नुकसान करने पे तुली है, इसलिए वो भी हमारे साथ चल रही हैं। आप लोग चौहान समाज के छोटे कार्यकर्ताओं को भी जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं? एकदम छोटे बड़े सारे कार्यकर्ता हम लोग के साथ आ रहे हैं। जो लोग पिछले चुनाव में आनाकानी कर रहे थे, वो लोग इस चुनाव में, चौहान समाज के लोग इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। क्या नाम है? पहले तो आपका परिचय हो जाए। हमारा नाम है सदानंद कनौजिया, पूर्व प्रधान रामगढ़। तो क्या लग रहा है, जो भीड़ आई थी यहाँ, चुनावी जनसभा हुई, इसके बाद क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? ये जन सैलाब से और इस इंडिया गठबंधन से ये साबित हो गया है कि जो पश्चिमांचल से जो हल्की हवा पूर्वांचल वो आ रही है, यह एक तूफान का सैलाब है। और इस तूफान के सैलाब में जो आता है पेड़, मैं बता दूं साफ तौर से आपको, जो पेड़ आता है वो पेड़ जब उखड़ जाता है तो वह सूख जाता है। तो ये तूफान ऐसा चला है इंडिया गठबंधन का कि जो विरोधी दल बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी आधी बढ़ रही है, हमारी आधी आ रही है। ये हमेशा इनका एक मुद्दा झूठ बोलने का है। ये झूठ हमेशा सदियों से बोलते चले आए हैं, आज भी उसी झूठ को ये दोहरा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार सारे समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन में खुल के साइकिल की बटन दबाने का फैसला लिया है। इस बार बीजेपी के लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन की कितनी बड़ी ताकत है, कितने बड़े हौसले हैं इन नौजवान साथियों के, माताओं और बहनों के। इस बीच अन्य आजमगढ़ के नेता और यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हमसे जुड़े हुए हैं। इस सर पहले तो आपका परिचय हो जाए और बताएं कि क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, जिनका कि समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला हुआ है यहाँ पर। और धर्मेंद्र यादव जी को हम लोग 1 लाख से ज़्यादा वोटों से इस बार चुनाव यहाँ जिताने जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात और बड़ी बात ये है कि ये जो महिला पदाधिकारी जितनी हैं, महिलाओं की 50% जो आबादी है, वो महिलाओं की इस कार्यक्रम में आप देखे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आबादी आपको दिखाई दी होगी। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी में जैसे देखिए, मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान, मैंने अपना एडवोकेट मैंने नाम बताया, आप जोगिंदर चौहान जी हैं, यानी इस मंच पर चौहान लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी ज़्यादा है। भाजपा के लोग कहते हैं कि चौहान समाज तो हमारे साथ जा रहा है, ये कैसे समझा रहे हैं अपने समाज के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है ना, ये समय का परिवर्तन है और चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये भ्रम था, मगर अब वो भ्रम टूट चुका है, इसलिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से, अब चूंकि हमारे लोग भी पढ़ने लिखने लगे हैं, हम लोग भी सही और गलत समझने लगे हैं। आज आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ना महंगाई पर बोल पा रहे हैं। वो भी कभी बोला करते थे जब वो राहुल गांधी के समय में, कांग्रेस के समय में जब मनमोहन सरकार थी, तो बोलते थे कि ये प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज की स्थिति क्या है? 400 का 1250। तो ये जो महंगाई का जो मामला बना हुआ है, मुद्दा बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और ये इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। देखिए, हम लोग पहले जान गए थे कि सारे जब मुद्दे अब इनके फेल होने जा रहे थे, रोने वाला इनका काम अब शुरू होने, वो आखिरी नाटक उनका बचता है रोने वाला, और रोने वाला भी उन्होंने काम शुरू कर लिया। लास्ट में ला करके मंगलसूत्र की बात किया और सबसे देश के सबसे ज़्यादा सोने को अगर गिरवी रखने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। तो आज के समय में इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, इसलिए चौहान भी समझ गया है। चौहान को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, व्यवसाय चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। और मान सम्मान स्वाभिमान अब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचा है। चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी से क्यों नाराज है भाई? भारतीय जनता पार्टी से इसलिए नाराज है क्योंकि हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसकी मार तो हम भी झेल रहे हैं ना, चौहान भी झेल रहा है। क्या चौहान, अगर मान लीजिए, क्या चौहान अगर जो अपने को कहता हो कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्या वो भाजपा का झंडा लगा करके पेट्रोल पंप पर जाता है तो क्या 40 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल पाता है? क्या वो जाता है तो क्या 50 रुपये किलो का सरसों का तेल पाता है? नहीं पाता है। यानी वो धोखा देने का काम कर रहे हैं। और सबका, वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास,
तो उन्होंने क्या किया, सबका साथ लिया और सबका सत्यानाश किया। और सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि ओबीसी, हम ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी है चाय बेचने वाले ओबीसी। तो ओबीसी की आज के समय में आप जानिए कि ओबीसी की जातीय गणना का मुद्दा बहुत चरम सीमा पर चल रहा है। और ओबीसी के प्रधानमंत्री होने के बाद अगर तथाकथित, हालांकि वो ओबीसी नहीं है, वो गुजरात में मोड़ घांची, जो वैश्य में मोड़ घांची खतरनाक जाति होती है, उस खतरनाक जाति के वो हैं। और 2002 में उन्होंने जो है कि अपनी जाति को ओबीसी में डालने का काम किया। ये आरएसएस का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं तब मानता ओबीसी हैं, अगर ओबीसी होते तो ओबीसी की जाति आधारित गणना कराते, मगर ओबीसी की जाति आधारित गणना के बाद पर जब हम लोग आंदोलन किए तो जाकर के हैदराबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जाकर के हलफनामा दिया कि भारत सरकार ओबीसी की जाति आधारित गणना नहीं करा सकती। तो चौहान भी ओबीसी है, हम भी ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी की जब हिस्सेदारी नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ कैसा। इस बीच क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, क्षेत्रवासियों से अपील तो हमारा यही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम तो चाहते हैं कि समस्त क्षेत्रवासी भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट में चमार जाति के लोग जो कभी बहुजन समाज पार्टी के वोट हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की गलत नीतियों से, गलत नीति क्या है ये जान लीजिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। और इतना ही नहीं, कांसीराम साहब ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आज जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा जी वहाँ एंट्री किए और मायावती जी का नारा बदल गया। क्या बदल गया? जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब थैली भारी जिसकी नहीं होगी उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली है। आकाश आनंद जी ने बस थोड़ी सी ही बात किया कि संविधान बदलने वाले लोगों को जूतों से बात करनी चाहिए, तो ये बात संविधान बदलने वाले लोगों को कम बुरी लगी होगी, मगर मायावती जी को ज़्यादा बुरी लग गई। इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब के संविधान बदलने में, बदलाव होने में मायावती जी का भी हाथ है। और संविधान 2020 के अनुसार मैं बता दूं आपको कि 106 बार संशोधन भारतीय संविधान का हो चुका है, मगर अब इससे ज़्यादा संविधान में संशोधन अब हम उन्हें नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय संविधान अगर सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं, अन्यथा सुरक्षित नहीं है। चौहान जी, जो आप आरक्षण की बात किए, अभी आरक्षण की जो बात हो रही थी, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनकी सरकार बनी तो ये लोग जो दलित और पिछड़े का आरक्षण है इसको काट कर मुस्लिम समाज को दे देंगे जी। तो क्या कहते हैं इस, क्योंकि संसद पटल से नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कहा कि हम SC, ST, OBC के आरक्षण के एकदम खिलाफ हैं। और इतना ही नहीं, नौकरियों में आरक्षण के एकदम खिलाफ हैं और जन्मजात खिलाफ हैं। तो अब आप बताइए कि वो जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के दे देंगे, तो हम तो कहते हैं कि किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस भारत में जाति गणना करा दी जाए, जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से हिस्सेदारी होगी। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान के आज़ादी में क्या हिस्सेदारी नहीं है? क्या आज APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान लोग पैदा नहीं हुए? तो क्या ये मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? तो जो अगर मुसलमान भारत का नागरिक है तो संविधान सबको समानता का अगर अधिकार देता है, तो अगर उनकी जितनी हिस्सा होगी उतना उनको मिलेगा। तो अलग से कहाँ देने की बात है? अगर 10% अगर सवर्ण आरक्षण की बात की जाए तो संविधान में जाति के आधार पर और छुआछूत के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, न कि गरीबी के आधार पर है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने असंवैधानिक तरीके से सवर्ण लोगों को 10% आरक्षण देने का काम किया। तो ये तो हमारे जो तो SC, ST, OBC का काट करके इन्होंने तो सवर्ण ब्राह्मण लोगों को इन्होंने जो अधिकार देने का काम कर दिया, तो मुसलमान को देने का। मैं एक बात और को बताना चाहूँगा, बहुत खास बात बताना चाहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुसलमान, अय हिंदुओं, SC, ST, OBC हिंदुओं, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। अगर हमारा दुश्मन मुसलमान होता तो बिहार में OBC की जाति गणना हो रही थी। तो जब जाति गणना हो रही थी तो अगर मुसलमान हमारा दुश्मन होता तो हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए, विरोध करने के लिए मुसलमान को जाना चाहिए था। मगर वहाँ ब्राह्मण लोगों की टीम पहुँच गई हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए। फिर हाई कोर्ट में स्टे लिया, फिर वहाँ की प्रदेश सरकार, नीतीश सरकार और तेजस्वी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी ने इस बात को कह करके स्टे को खारिज कर दिया कि ये जो जातीय गणना हो रही है वो जातीय गणना अधिकार देने के लिए हो रही है, अधिकार देने का मामला, अधिकार छीनने का मामला नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात बोलती है तो सिर्फ गुमराह करने की बात बोलती है। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ऐसे मुद्दों को आप उठा रहे हैं और ऐसे सवालों को आप पूछ रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा जुमला दिए हैं और जुमला देने का काम
काम कर रहे हैं, मगर इस बार उनके जुमले को ये भारत की जनता समझ चुकी है और इस बार मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। 25 मई ऐसा समझ लीजिए, 25 मई भाजपा गई। आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं महिलाओं से अपील कर रही हूँ कि हमारी महिलाएं, नंबर 1 विधवा पेंशन रोक दिया गया है। अगर ये सरकार बनती है तो फिर विधवा पेंशन को बहाल किया जाएगा। हमारी बच्चियां जो पढ़ के इंटर पास होती थी उन्हें 30,000 रुपये दिया जाता था, उसे भी रोक दिया गया। हमारी गरीब बेटियों को जो 30,000 रुपया मिलता था, अगर सरकार मेरी बनी तो फिर 30,000 रुपया दिया जाएगा। इस तरह आर्थिक सहयोग महिलाओं को बहुत तरह से किया जाता है। और फिर विद्यालय में बच्चों को ये दिया गया था, लैपटॉप दिया गया था। तो हमारी नीति शिक्षा विभाग पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ज़्यादा रहता है। ये पुष्पा सिंह जी अपने विचार रख रही थी। इस बीच हमसे समाजवादी पार्टी के जिला सचिव योगेंद्र चौहान जी हमसे जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, क्या लग रहा है जो ये यहाँ रैली हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, क्या करना चाहिए? आपको बता दूं कि इस बैठौली बाईपास पे जो सभा हुई है आज माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी की, आज यहाँ पर जनता ने जुटकर, माने यहाँ की भीड़ ने यह एहसास कर दिखाया है कि पूर्वांचल की 26 सीटों में से आज हम कल तो 22 का दावा कर रहे थे, लेकिन आज मुझे पूरा एहसास हो गया कि हम लोग कम से कम 24 सीटें पूर्वांचल के जीतेंगे 26 सीटों में से। और जब हम यहाँ से लगभग 60 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत के जाएंगे तो हम लोगों के बड़े भैया या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम लोग गृह मंत्री बनाने का काम करेंगे और राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मेरा वादा है और चैलेंज है। ये केंद्र की राजनीति की बात हो रही है, तो यहाँ आप जुड़े हुए हैं, चौहान समाज से हैं, तो चौहान समाज को क्या संदेश देने का कार्य करेंगे, क्या कहेंगे? आपको बता दूं कि जहाँ पे बैठौली बाईपास मंच लगा है, यहाँ पर चारों तरफ से देखिए सागड़ है और इधर कई चौहानों का गांव है। यहाँ पे ज़्यादातर आबादी चौहान समाज से आई हुई थी, क्योंकि बीच बीच में हमने घूम कर देखा कि हमारे चौहान समाज के लोग ज़्यादातर एकत्रित हुए थे, जो कि ये एहसास करा रहा था कि इस बार चौहान समाज 80 से 85% बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। इस बीच हमसे पुष्पा सिंह और कुछ कहना चाहती हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगी? बस मैं क्षेत्रवासियों से यही अपील कर रही हूँ कि 25 तारीख को साइकिल का बटन दबा के अपने प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र जी को जिताने का कार्य करें, ऐतिहासिक जीत दिलाने का कार्य करें। आप ऐतिहासिक भीड़ पूरा उमड़ा और जनसैलाब बता रहा है कि कितने भारी मतों से माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव बनने जा रहे हैं। अरे भाजपा के लोग हर वर्ग हर समाज की भीड़ है ये केवल यादव मुसलमान की भीड़ नहीं है। चौहान, निषाद, राजभर, पटेल, पासी सबकी भीड़ है। पूरा बहुजन समाज इकट्ठा है। संविधान की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारा संविधान खतरे में है। वो कहते हैं कि हम दलित समाज के लिए, पिछड़ा के लिए बहुत कुछ किया। कौन किसने किया? भाजपा की बात करें तो भाजपा ने क्या किया आप बता दीजिए। वही गिना पीजीआई की हालत देख रहे हैं आप क्या है। माननीय श्रद्धेय हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पीजीआई बना के दिया। पीजीआई की हालत जाके आप देख लीजिए एक बार। अपने कैमरे को, अपने रिपोर्टर को आप ले जाइए, पीजीआई की हालत देखिए, बदहाली देखिए, दुर्दशा देखिए आप। पीजीआई की बदहाली भी एक मुद्दा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? जनता कहाँ जाएगी? मंदिर मस्जिद से क्या इलाज होगा? शिक्षा मिलेगी? मंदिर मस्जिद से क्या इलाज होगा?